नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। एग्जिट पोल के साये में भारत, बदबू का आनंद लेता मीडिया। एग्जिट पोल के नतीजों के सही साबित होने के सारे कारण मौजूद हैं। उनके गलत साबित होने के लिए बहुत सारी शर्तें हैं जिनका पूरा होना आज के भारत में असंभव नहीं, अत्यंत कठिन तो ही है। सबसे पहला कारण चुनाव आयोग है, जो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रभाग की तरह काम करने में गौरव अनुभव करने लगा है। दूसरा कारण बड़ा मीडिया है, जिसने काफ़ी पहले तय कर लिया कि वह भाजपा के प्रचारक का काम करेगा। तीसरा है न्यायपालिका, जिसने खुद को सत्ता पक्ष के अनुकूल रहने और संतुलित दिखलाने के लिए हैरतअंगेज कलाबाजियाँ की है। चौथी वजह भारत की नौकरशाही और पुलिस है, जिसने संविधान की जगह भाजपा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को अपना निर्देशक मान लिया है। पांचवी और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण भारत का बड़ा पूंजीपति वर्ग है, जिसने भारत के सारे संसाधनों को हथियाने के लिए नरेंद्र मोदी वाली भाजपा को सबसे उपयुक्त साधन के रूप में अपना लिया है। यह सब बोलने से पहले मुझे कहना ही होगा कि अगर ये नतीजे ठीक हैं तो मेरे मित्रों और छात्रों के अनुमान गलत थे। मेरे युवा साथी, चाहे पूर्वांचल के हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के या राजस्थान के या बिहार के, सभी देख और कह रहे थे कि भाजपा पराजित हो रही है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल की तो बात ही क्या, दिल्ली में भी उन्होंने चुनाव प्रचार में देखा और महसूस किया था कि जनता अपने दुनियावी मसलों के कारण भाजपा को सत्ता से हटाना चाहती थी। क्या वे सबके सब गलत समझ रहे थे? क्या अब सबकी मेहनत अकारथ गई? पोस्टल बैलेट विवाद, चुनाव आयोग ने अपना ही नियम बदला। विपक्षी दलों ने रविवार 2 जून को चुनाव आयोग से मांग की कि 4 जून को ईवीएम की गिनती से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती कराई जाए। विपक्ष ने यह मांग अनायास ही नहीं रख दी। 2019 के आम चुनाव तक पोस्टल बैलेट यानी डाक मतपत्रों की गिनती पहले होती थी और उसके आधे घंटे बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होती थी। ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू करने से पहले सारे पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो जाती थी। इस संबंध में काउंटिंग एजेंटों के लिए फरवरी 2019 में जारी गाइडलाइंस में यही बात कही गई है कि किसी भी हालत में पोस्टल बैलेट की गिनती पूरा करने से पहले ईवीएम गिनती के सभी राउंड के नतीजे घोषित नहीं किए जाने चाहिए। हालांकि अब भी पोस्टल बैलेट की गिनती पहले शुरू होती है, लेकिन ईवीएम के वोटों की गिनती से पहले इसे पूरा करना जरूरी नहीं है। चुनाव आयोग ने 2019 के आम चुनाव के बाद ही इस नियम को बदल दिया, क्योंकि पोस्टल बैलेट की संख्या बढ़ गई थी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए पोस्टल बैलेट भारी तादाद में आने लगे। साथ ही 5 मतदान केंद्रों के वीवीपैट पर्ची की रैंडम गिनती भी जरूरी हो गई। इन दोनों कामों में समय लगने लगा तो उनकी प्राथमिकता ही बदल दी गई। इस तरह चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट के अनिवार्य रूप से दोबारा गिनती के नियम को ही बदल दिया। पहले का नियम था कि अगर जीत का अंतर पोस्टल बैलेट की कुल संख्या से कम था तो पोस्टल बैलेट फिर से गिने जाते थे। अब गिनती के दौरान अमान्य करार दिए गए पोस्टल बैलेट का फिर से सत्यापन किया जाएगा अगर जीत का अंतर ऐसे मतपत्रों की संख्या से कम है। मालदीव ने इजराइल से दूरी बनाई, फिलिस्तीन के साथ हुआ खड़ा। मालदीव और इजराइल के रिश्ते पिछले साल ही खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन इसमें लगातार देरी हो रही थी। राजधानी माले में पिछले साल अक्टूबर से इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें उससे सभी संबंध तोड़ने की मांग मालदीव के लोग कर रहे थे। गाजा में इजरायली जनसंहार के खिलाफ मालदीव में जनता का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वहां हिंसा के हालात पैदा हो गए थे। अभी यूरोप और अन्य देश जब इजराइल के खिलाफ बोलने लगे और कुछ ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी तो मालदीव के लोगों का गुस्सा और उबाल पर आ गया। उन्होंने वहां की सरकार को अंतिम चेतावनी जारी की। इसके बाद मालदीव सरकार को इजराइल को लेकर घोषणा करनी पड़ी। इजराइल से मालदीव का रिश्ता सिर्फ पर्यटन व्यवसाय का ही है, इसके अलावा किसी स्तर पर कोई मेलजोल भारत की तरह नहीं है। मालदीव एक मुस्लिम राष्ट्र ही है, वहाँ से देर सवेर इस तरह की प्रतिक्रिया का इंतजार था, लेकिन कोई देश अपने कारोबार की कीमत पर ऐसा कदम उठाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के दफ्तर ने इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। उनके कार्यालय के प्रवक्ता ने यह नहीं बताया कि यह प्रतिबंध कब तक लागू रहेगा। इस घटनाक्रम के बाद इजराइल ने भी घोषणा की कि इजरायली नागरिक मालदीव की यात्रा न करें। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोहरी नागरिकता वाले इजरायली भी मालदीव की यात्रा न करें। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, पहले से ही मालदीव में मौजूद इजरायली नागरिकों के लिए देश छोड़ने पर विचार करने की सिफारिश की जाती है, क्योंकि अगर वे किसी भी कारण से संकट में घिरे हों तो उनकी मदद करना मुश्किल होगा। विपक्ष ने कहा, पोस्टल बैलेट पहले गिनो। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने रविवार को चुनाव आयोग के साथ बैठक कर डाक मतपत्रों पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले कराने को कहा। बैठक के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमने सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती के महत्व पर जोर दिया, इसके लिए सुझाव भी दिए। सिंघवी ने पत्रकारों से कहा, यह तीसरा बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल है जो इस पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग के पास गया था। हम कई मुद्दों के साथ यहाँ आए थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण था डाक मतपत्रों की गिनती और उसके नतीजे सबसे पहले घोषित करना। सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग का वैधानिक नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि
डाक मतपत्रों को पहले गिना चाहिए और उनके परिणाम ईवीएम परिणामों से पहले घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने इस प्रथा को अब खत्म कर दिया है और यह चुनाव नियमों का बहुत गंभीर और स्पष्ट उल्लंघन है कि नियम 54(1) की मूल भावना का पालन किया जाना चाहिए, जिससे संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रतिनिधिमंडल में सीपीएम के सीताराम येचुरी भी थे। येचुरी ने पत्रकारों से कहा कि पोस्टल बैलेट चुनाव के मामले में निर्णायक साबित होते हैं। ये प्रक्रिया चुनाव के परिणाम को पूरी तरह से बदल सकती है। नियम के अनुसार पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की जाती है, जिसके कुछ समय बाद ईवीएम की गिनती शुरू की जा सकती है। इसके सबसे पहले जरूरी ये है कि पोस्टल बैलेट का परिणाम ईवीएम से पहले घोषित किया जाना अनिवार्य है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस नियम को बदल दिया है, जो कानून के हिसाब से सही नहीं है। ओडिशा एग्जिट पोल 2024, बीजेपी में क्या मुकाबला बराबरी का है? ओडिशा में भाजपा और सत्तारूढ़ बीजेडी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि यह 4 जून को पता चलेगा कि राज्य में कौन सा पार्टी अगली सरकार बनाएगी। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में दोनों पार्टियों को 62 से 80 सीटें मिलने का अनुमान है। ओडिशा विधानसभा के लिए 147 विधायक चुने जाते हैं। भाजपा ने ओडिशा में 2019 में 32.49% वोट शेयर प्राप्त किया था। एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि भाजपा को अब राज्य में 42% वोट हासिल हो सकता है। लगभग 10% की यह बढ़ोतरी ओडिशा के लिए नई समीकरण बन सकती है। आंकड़ों से पता चलता है कि कांग्रेस 5 से 8 सीटें ले सकती है। उसका वोट शेयर 12% तक रह सकता है। 2019 में ओडिशा के लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। विधानसभा में बीजू जनता दल को 117 सीटें, भाजपा को 23 और कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक, जो 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, लगातार 5वें कार्यालय के लिए फिर से चुने गए। अब वह देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्रियों में से एक बन गए हैं। हालांकि बीजेडी और भाजपा एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं, लेकिन भाजपा अब अपने दम पर प्रमुख विपक्ष पार्टी बन गई है। हाल के विधानसभा चुनाव में अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने नवीन पटनायक की सेहत पर हमला किया। मोदी और भाजपा ने आरोप लगाया कि पटनायक अपने भरोसेमंद सहयोगी वीके पांडियन को उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पांडियन जबकि तमिलनाडु से हैं और पटनायक उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अमित शाह पर जयराम रमेश के आरोप की सफाई चुनाव आयोग क्यों दे रहा? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को आरोप लगाया था कि निवर्तमान गृह मंत्री डीएम कलेक्टरों को फोन कर रहे हैं। अब तक उन्होंने उनमें से 150 से बात की है। यह स्पष्ट और निर्लज धमकी है, जिससे पता चलता है कि भाजपा कितनी हताश है। लोगों की इच्छाओं का सम्मान होना चाहिए। 4 जून को मोदी, शाह और भाजपा बाहर हो जाएंगे और इंडिया जनबंधन विजयी होगा। अधिकारियों को किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए और संविधान को बनाए रखना चाहिए। जयराम रमेश के इस गंभीर आरोप का अमित शाह ने तो संज्ञान नहीं लिया, लेकिन चुनाव आयोग ने जरूर लिया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने रविवार को कहा कि किसी भी अधिकारी ने किसी भी अनुचित प्रभाव की सूचना नहीं दी है। आयोग ने विपक्ष के नेता जयराम रमेश से इस बारे में जानकारी मांगी है। आयोग ने रविवार शाम 7 बजे तक जानकारी मांगी है ताकि कार्रवाई की जा सके। चुनाव आयोग का कहना है कि एक वरिष्ठ नेता होने के नाते जयराम रमेश ने तथ्यों के आधार पर सार्वजनिक बयान दिया होगा, जिन्हें वे सच मानते होंगे। आयोग ने जयराम रमेश को कम और अपनी सफाई को विस्तार देते हुए लिखा है कि इस संबंध में यह ध्यान रहे कि आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से सभी अधिकारी आयोग की प्रतिनियुक्ति के अधीन हैं और किसी भी निर्देश के लिए सीधे आयोग को रिपोर्ट करते हैं। हालांकि किसी भी डीएम ने ऐसे किसी भी अनुचित प्रभाव की सूचना नहीं दी है, जैसा कि आरोप लगाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वोटों की गिनती की प्रक्रिया प्रत्येक आरओ पर निर्वाचन अधिकारी का कर्तव्य है कि आपके इस तरह के सार्वजनिक बयान संदेह पैदा करते हैं। व्यापक सार्वजनिक हित में इस बात ध्यान पर देने की आवश्यकता है। काउंटिंग से पहले अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने काउंटिंग से पहले लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, चुनाव के दौरान हम और आप जनता के बीच में थे। लोगों ने लोकतंत्र बचाने के लिए मतदान किया। कहीं भी ऐसा नहीं दिखा कि भाजपा के समर्थन में लोग आए। उनके टेंट और मैदान खाली थे। एग्जिट पोल करने वाली संस्थाएं भाजपा के लिए बूथ मैनेजमेंट का भी काम करती हैं। वह माहौल बना रहे हैं, विपक्ष को डरा रहे हैं, लेकिन इस बार जनता तैयार है। लोकतंत्र की भावना का अपमान किया, चुनावी घपले को जारी रखने का षड्यंत्र रचा, अग्निवीर जैसी योजना लाकर युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। जनता इस बार गांधी जी को याद करते हुए करो या मरो के चलते आंदोलित हो चुकी है। जनता बलिदान के लिए तैयार है। जनता नकारात्मक ताकतों से आज़ादी होने जा रही है। देश का युवा सर पर कफन बांध कर कह रहा है कि फिर से रंग दे बसंती चोला। एग्जिट पोल वाले भाजपा के लिए बूथ मैनेजमेंट का कार्य करते हैं। इस बार जनता तैयार है और वो लोकतंत्र को बचाना चाहती है। उन्होंने कहा, भाजपा ने अपने समर्थकों को हिंसक बनाया, ऐसे लोगों को मंत्री पद दिया जिसने किसानों की हत्या की, महिलाओं पर शोषण के दोषी हैं, कोर्ट में अपने लोग सेट किए हैं, कानून तक को मैला कर दिया, नौकरशाही ने धांधली की, योजना आयोग खत्म कर दिया।
ईडी सीबीआई को सरकार बचाने के लिए इस्तेमाल किया, झूठे आंकड़े दिखाए, नैतिक रूप से चंदे तक पैसे खा गए, हिसाब देने से मना किया। उन्होंने कहा अपराधियों के क्राइम पर पर्दा डालना, हाथरस कानपुर देहात कांड जहां मां बेटियों को मार डाला, भाजपा ने लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया, बिना जांचे परखे दवा लगवाई, महिलाओं के अंदर सुरक्षा का भाव अंदर से गिर गया, सरकारें गिराई, बाजार 2700 अंक उछला, निवेशकों ने 12 लाख करोड़ कमाए। चुनाव नतीजों से एक दिन पहले सेंसेक्स करीब 2700 पॉइंट की तेजी के साथ 76,738 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई 23,338 पर पहुंच गया। इसमें 800 अंक से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली। शेयर बाजार में आई इस तेजी से निवेशकों की वेल्थ लगभग 12 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। बीएसई मार्केट कैप शुक्रवार को 4 करोड़ 12,12,881 करोड़ रुपए था, जो आज यानी 3 जून को बढ़कर 4 करोड़ 23,71,233 करोड़ रुपए पहुंच गया है। पिछले 2 साल में यह शेयर बाजार की एक दिन की में सबसे ज़्यादा बढ़त है। इससे पहले 30 अगस्त 2022 को सेंसेक्स में 1500 अंक से ज़्यादा की तेजी रही थी। सुबह 10 बजे सेंसेक्स 76,050 और निफ्टी 23,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। डॉलर के मुकाबले रुपया 42 पैसे मजबूत हुआ है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपये प्रति डॉलर पहुंच गया है। इससे पहले डॉलर के मुकाबले रुपया 83.42 रुपये प्रति डॉलर पर था। अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। अडानी पावर के शेयर में सबसे ज़्यादा 16% से ज़्यादा की तेजी है। शुक्रवार 31 मई को भी अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में तेजी आ रही थी। 1 जून को लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद सोमवार को मार्केट पहली बार खुला है। माना जा रहा है कि एग्जिट पोल में मजबूत सरकार बनने के अनुमान ने मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट को बढ़ावा दिया है। यह भी अनुमान है कि नई सरकार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम करेगी, जिससे इकोनॉमी मजबूत होगी। सट्टा बाजार में एनडीए को यूपी में 60 से 65 सीटें। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के बाद यूपी में सट्टा बाजार गर्म है। बड़ी सीटों, मंत्रियों की हार जीत और बड़े नेताओं के वोट मार्जिन तक सट्टा लग रहा है। पीएम मोदी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की वीआईपी सीटों ने सट्टा बाजार का भाव बढ़ा रखा है। मोदी की सीट पर हार जीत से ज़्यादा वोटों के मार्जिन पर दांव लग रहा है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सट्टा लगाया जा चुका है। एग्जिट पोल में एनडीए को 60 से 65 सीटें मिल रही है। अब रिजल्ट में एनडीए के 60 से पार जाने पर मोटा पैसा लग रहा है। सीनियर क्राइम रिपोर्टर आसिफ त्रिपाठी बताते हैं कि यूपी का पूरा सट्टा बाजार दिल्ली मुंबई से ऑपरेट होता है। पहले फ़ोन पर चलता था, अब ऑनलाइन हो रहा। इस बार सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इलेक्शन के हर फेज में सट्टे का भाव बदलता रहा है। आशीष बताते हैं एग्जिट पोल से पहले या यूं कहे 5वें चरण की वोटिंग तक सट्टा बाजार एनडीए को 45 से 55 सीटें दिला रहा था और इंडिया गठबंधन को 30 से 35 सीटें। एग्जिट पोल पर भी इस तरह का सट्टा लग रहा था। एग्जिट पोल सट्टा बाजार के अंदाजे से अलग आया। इससे सट्टा का पूरा भाव चेंज हो गया और दांव बदल गए। अब एनडीए के 60 प्लस आने पर 1 के बदले 1 रुपये का भाव चल रहा है। 2014-2019 के मुकाबले 2024 में सट्टा बाजार में काफ़ी ज़्यादा रकम दांव पर है। कार में 4 जिंदा जले, कंकाल तक सिकुड़ गए। मेरठ में चलती कार में जिंदा जले 4 लोगों की पहचान हो गई। मृतकों में मां, बेटे और 2 अन्य लोग हैं। हादसे की रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। चारों की बॉडी इस कदर जली है कि कंकाल तक सिकुड़ गए। कार के नाम पर केवल मेटल बॉडी बची है। आग बुझाने पहुंची फायर फाइटर प्रवीण कुमार ने बताया, लोगों के जलने की गंध से साथी पुलिसकर्मियों को उल्टी होने लगी। 1 किलोमीटर दूर तक जलने की बू फैली थी। आग बुझाने पर टॉर्च जलाकर देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। कंकाल इस पोजीशन में थे जैसे बचने के लिए अंदर छटपटा रहे हों। हाथ पैर से कांच तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कांच भी नहीं टूटा। मृतकों की पहचान गाजियाबाद के मानसरोवर पार्क लाल कुआं निवासी ड्राइवर ललित और उनकी मां रजनी के रूप में हुई। ये दोनों मूल रूप से बुलंदशहर के मोहम्मदपुर कीरी के रहने वाले थे। वहीं 2 अन्य मृतकों में नोएडा के खेड़ा धर्मपुरा निवासी राधा 29 साल और गाजियाबाद के तिबड़ा गांव निवासी कविता 50 साल है। परतापुर फायर स्टेशन के फायर फाइटर प्रवीण ने बताया, सूचना मिलते ही हम लोग अपनी टीम लेकर निकले। 1.5 किलोमीटर दूर से धुआं उठता दिख रहा था। मौके पर पहुंचे तो कार आग का गोला बनी थी। मांस जलने की तेज गंध के कारण वहां खड़ा होना मुश्किल था। गंध के कारण हमारे कई साथियों को वहीं उल्टी हो गई। किसी तरह हम लोगों ने नाक पर रुमाल रखकर ऑपरेशन शुरू किया। आग बुझने पर हम लोग टॉर्च जलाकर कार के पास गए। अंदर देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। गाड़ी में 1 या 2 नहीं बल्कि 4 कंकाल थे। कंकाल की ऐसी हालत थी कि मानो उल्टा तवा हो। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।